नमस्कार, लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो के साथ मैं मनोज यादव सुरेंद्र एक बार फिर से हाजिर हूं। कैमरे के उस तरफ हैं संतोष यादव। आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं, अमेठी ज़िले के अंदर वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पेशे से अधिवक्ता हैं, नेता भी हैं, साथ ही वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी मेंबर यानी डीडीसी भी हैं। वार्ड संख्या जो 34 है वहाँ से मेरे साथ हैं सूबेदार यादव जी, इस वक्त मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे और इनका जो अब तक का सफ़र रहा है बारी बारी से हर एक चीज़ पर, हर एक पहलू पर आपकी बात कराएंगे। तो इसलिए इस इंटरव्यू को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इंटरव्यू आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूबेदार जी अपना एक परिचय दें। जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको भी काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, बहुत सारे लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पहली बार देख रहे हैं। उनके लिए सूबेदार यादव जी अपना परिचय दें। पहले तो इस चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। और जो भी हमारे साथी जो है हमें देख रहे हैं उन सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। देखिए, सूबेदार यादव मेरा नाम है। वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ। तो ये इनका एक परिचय रहा जो हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे। वैसे आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के, अगर अमेठी की बात करें सूबेदार जी? तो देखिए, भेटुआ ब्लॉक में ग्राम सभा मई है, तो मैं मूल रूप से मई का रहने वाला हूँ। बाकी प्रेजेंट एड्रेस हमारा जो है वर्तमान में हम अमेठी में शिवनगर खिरौना में हमारा मकान है, तो हम लोग वहीं रहते हैं। तो आपने इनके एड्रेस के बारे में जाना, अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा आपके पहले तो एजुकेशन के बारे में जानना है, क्योंकि आप पेशे से वकील भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी खासी पढ़ाई रही होगी, एक दौर रहा होगा, और वकील बनने का जो ख्याल था वो मन में पहली बार कब आया और उसके पीछे की वजह क्या थी? दो सवाल है मेरे। पहले तो आप अपना थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताएं, और दूसरा ये है कि आपने अधिवक्ता, जैसे आपने बताया नेता भी हैं बट साथ में अधिवक्ता भी हैं, तो अधिवक्ता बनने का ख्याल या सोच कैसे आई? दो सवाल है मेरे आपसे। देखिए, अधिवक्ता बनने की बात जहाँ तक है, पहले हम शिक्षा की बात करते हैं। तो यूजी पीजी और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एलएलबी की और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया। और बाद में जो है एलएलएम भी अभी हम कर भी रहे हैं जी। सेकेंड ईयर हमारा चल रहा है। और बात रही कि इस प्रोफेशन में आने की, तो समाज में आज, क्योंकि जिस समाज से हम आते हैं, हम लोग बैकवर्ड समाज से आते हैं जी। और मैं जो है, मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, मैं बैकवर्ड समाज और दलित समाज को अपने से अलग नहीं मानता हूँ। बैकवर्ड से समाज हमारा है, दलित समाज हमारा है, और माइनॉरिटी समाज भी, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है जी। तो उसको हम अपने से अलग नहीं देख सकते हैं। लोग अवेयर हमारे यहाँ बहुत रेयर हैं। हमारे समाज में अभी भी बहुत अशिक्षा का अभाव है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको हमने देखा, समझा जो है, क्योंकि हम लोग उस समाज से आते हैं, उस क्षेत्र से, उस जगह से आते हैं जहाँ पे जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, वो गांव में जाते थे तो लोग जो है अच्छे, मतलब लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो है, वो सहम जाते थे क्या हो गया, कौन सी ऐसी घटना हो गई कि हमारे गांव में आ गई, और ये किसको पकड़ के ले जाएगी, किसको नहीं ले जाएगी। तमाम सारी चीज़ों को देखकर जो है, मतलब बहुत दिक्कत होती थी लोगों को। तो ये मुझे लगा कि, और एक हम लोग जानते थे कि भाई जानते हैं, क्योंकि अगर जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं है तब तक आपको हमेशा हर कोई परेशान करने के लिए, जैसे पहले भी होता रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हम लोग हैं। वो पहले अगर इतने विद्वान और इतने जानकार ना होते तो शायद जो सामंतशाही व्यवस्थाएं थी जी, आज़ादी के बाद भी जो सामंतशाही व्यवस्थाएं थी, उनको कब का दबा दिया जाता। लेकिन वो इतने विद्वान थे, उन्होंने अपने ऊपर किसी प्रकार का दबाव सहन नहीं किया। तो ये कलम की ताकत थी जी। और उन्होंने कहा भी था कि जो है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और प्रेरणा उनसे मिली, क्योंकि उनको एक से अधिक देश, और कहा जाता है कि लगभग 26 से 27 देशों के कानूनों की जानकारी की विशेषज्ञता उनके पास थी।
तो इतने प्रचंड विद्वान हमारे दलित पिछड़े समाज में हैं, तो हम लोग उनको देखते हुए सब और समाज को यहाँ निचले पावदान पर देखते हुए कि किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार लोगों को टार्चर करने का प्रयास किया जाता है, और गांव में जो सामंतशाही ताकतें आज भी हावी हैं जी जी वो आज भी हमारे दलित पिछड़े लोगों के साथ अत्याचार करती हैं। आपसी कोई छोटा सा विवाद हो जाता है तो ये लोग दोनों पार्टियों को बुलाकर, क्योंकि प्रभावी लोग होते हैं, जी। ये दोनों पार्टियों को बुलाकर जो है प्रशासन की मदद से ये खुद दलाली करते हैं, खुद कमी जो है पैसा उनसे वसूलने का काम करते हैं और उनको प्रताड़ित करने का भी काम करते हैं। हमने यहाँ तक भी देखा है कि ऐसे से हमारे पास जानकारी हमारे पास है, हमने देखा है बहुत नज़दीक से कि लोग बुला के पैसा भी लेते हैं, गाली गलौज भी उनके साथ करते हैं, उनको अपमानित करते हैं और उसके साथ उनको बताते हैं कि तुम्हारा काम करा दिए नहीं तो तुमको जेल हो जाती। यानी एक तरह से एहसान भी देते हैं और बताते हैं कि जब धान लागे गेहूँ लागे तो हर वाही तो का पूरा होना देखेगा है। तो इस तरीके से लोग प्रताड़ित किए जाते हैं। ये सब देखकर हमने जो है हमको लगा कि नहीं, अगर समाज को देखिए, हम इंजीनियर बन सकते हैं और कुछ बन सकते थे, हम नौकरी भी कर सकते थे, हम लोग पढ़ने में एवरेज रहे और तमाम सारी चीज़ें रहीं, एजुकेशन की कोई और प्रतिभा की भी कोई कमी नहीं रही जी। एक हमारे साथ के हमारे बैच के बहुत सारे लोग, कई साथी हमारे आईएएस भी हैं, हमारे कम से कम 50 साथी हमारे इस समय जज हैं जी। बहुत सारे साथी एपीओ हैं। तो बहुत सारी हमें मतलब हम कुछ भी कर सकते थे, बन सकते थे, लेकिन हमको ये लगा कि इस फील्ड में हम अपने दलित पिछड़े समाज के लोगों की मदद कर सकते हैं और उनके बीच में रहकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड आंसर यहाँ पर दिया सूबेदार यादव जी ने कि क्यों इन्होंने चुना कि ये अधिवक्ता बने, वकील बने पेशे से। उसके पीछे की इन्होंने एक बहुत ही बड़ी और ऐसी बात बताई जो शायद अभी आप इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आपको शायद और अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से उस बात को एक्सप्लेन भी किया। अगली बात, इस इंटरव्यू के अगले हिस्से में अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब दूसरा, इस वक्त समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात भी हैं इनके। समाजवादी पार्टी जो लोहिया वाहिनी है उसके जिला अध्यक्ष हैं। अब अगला सवाल मेरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है सूबेदार जी। अब एक तो आपने बताई बात कि भाई आपने समाज में सारी चीज़ें देखी और फिर आपने निर्णय लिया कि अब आप एक तरह से वकील बनेंगे, अधिवक्ता बनेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे, और अभी एक जाना माना चेहरा भी आप हैं इस पेशे के अंदर अगर बात की जाए तो। अब अगला सवाल ये है कि पॉलिटिक्स को लेकर के रुझान कैसे आया कि भाई पॉलिटिक्स में जाना है, और अभी जिस पद पर हैं आप, एक सबसे बड़ा पद है, अगर आप जिला लेवल पे देखें किसी भी विंग का अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा पद होता है जिला अध्यक्ष का एक तरह से। तो ये सारी जिम्मेदारियां और राजनीतिक जो करियर अब तक का रहा उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बेहतर रहा, सारी चीज़ें बेहतर रही अभी तक का जो तजुर्बा था, क्योंकि अभी लगभग 30 साल उम्र है जी। तो सीख रहे हैं, अभी चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और बेहतर जो है सीखने को मिल रहा है, क्योंकि अपनों से और परायों से भी सीखने को मिलता है। जी। तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, और अगर हमें कुछ करना है समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, दलित पिछड़े समाज के लिए अगर कुछ करना है तो हमको सिस्टम में कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा जी। क्योंकि देखिए, हम प्रोफेशन हमारा वकालत का है, वो कि अधिवक्ता हमारा प्रोफेशन है। उसके साथ साथ अगर हम राजनीति से भी जुड़े हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो उसका एक प्रभावी तरीके से वो हमारी बातों को सुनता है, क्योंकि हमारे पास उसको सुनाने और उसको समझाने के विकल्प भी हैं जी। क्योंकि हम सिर्फ नेतागिरी नहीं करते हैं, और जिसका कारण है कि हमें चाहे अधिकारी हों, सीईओ हो, एसपी हो या किसी विभाग के अधिकारी हों, तो कहीं भी हम अपनी बात रखते हैं तो उस बात को तवज्जो दी जाती है। ये हमको उसका बेनिफिट मिलता है हमेशा कि प्रोफेशन के साथ साथ अगर हम राजनीति कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमें मिलता है और बहुत अच्छा हमें इसका जो है वो रहा।
तो इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो राजनीतिक करियर है या अब तक जो इन्होंने सफ़र तय किया है उसके बारे में भी इन्होंने बात बताई। मेरा एक सवाल थोड़ा सा प्योर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जो करंट सिनेरियो है यूपी के अंदर। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए जिसमें समाजवादी पार्टी ने शायद अब तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। कांग्रेस के साथ अलायंस है, कई छोटी मोटी और भी पार्टियां जो छोटे स्तर पर काम कर रही हैं उनके साथ। आपको क्या लगता है, क्या ये अलायंस आगे भी जारी रहना चाहिए? क्योंकि 2027 के अंदर यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, 400 से ज़्यादा सीटें हैं। पिछले 7-8 सालों से भाजपा की सरकार है प्रदेश में। तो पहला तो है कि भाजपा की वर्तमान सरकार का प्रदर्शन या उसका जो कामकाज रहा है उस पर आपका क्या आकलन है? पहले मैं इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा और फिर दूसरा सवाल मैं आपसे इसके बाद पूछूंगा, वो अलायंस से जुड़ा है। बट आप जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है उसके यूपी के अंदर पिछले 7 साल का जो या 7.5 साल का करियर रहा है अब तक एक तरह का सफ़र, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं अपने को किसी पार्टी या किसी विचारधारा से भी हट के बात करूँ, देखिए जब हम लोग पैदा होते हैं घर में तो ये कहा जाता है कि एक समाजवादी और पैदा हुआ जी, एक समाजवादी ऊँट और बढ़ा जी, ठीक। तो जो बीजेपी की बात है, हम एक नागरिक के तौर पे बात करेंगे, हम एक पार्टी के तौर पे बात नहीं करेंगे, हम एक नागरिक के तौर पे बात करेंगे। तो यकीन करिए कभी कभी जो वर्तमान हालात हैं, मतलब ये इतना चिंताजनक है, यकीन करिए कि कभी कभी नींद नहीं आती है। जो स्थितियाँ प्रदेश में बनी हुई हैं बहुत जटिल हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि ये चीज़ें सबको नहीं पता हैं, क्योंकि लोग ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं, हम लोग गांव से जुड़े हैं, हम लोग जिला पंचायत हैं, 25-26 ग्राम सभा हमारे जिला पंचायत में क्षेत्र में आती है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 150 साथी हमारे व्यक्तिगत जो न जुड़े हों जी। तो उनकी समस्याएं हमारे पास आती रहती हैं, जिसको हम लोग फेस करते हैं। आप यकीन करिए कि जिस जो ये वर्तमान से जो है समय है, इसमें भ्रष्टाचार उस स्थान पर पहुंच गया है कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। मतलब लोग अपने को खुद से ख़त्म करने पर लग गए, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार, अब आपको हम लोग अमेठी बैठे हैं जी, अमेठी की बात सबसे पहले करेंगे। ये अमेठी तहसील की मैं बात बता रहा हूँ आपको, अमेठी थाने की बात बता रहा हूँ, संग्रामपुर थाने की बात बता रहा हूँ, पीपरपुर थाने की बात बता रहा हूँ। आप विश्वास करिए कि जिस हिसाब से हरामखोरी है चरम पे है, मतलब ये इसके खिलाफ मैं धरने बैठने वाला हूँ जी। आप यकीन करिए लेखपाल मनमानी हो गए हैं, कानून को बिना पैसा लिए एक पैर अपना नहीं बढ़ाते, एक अपनी कलम नहीं निकालते जेब से जब तक जो है कानून को 10,000 15,000 नहीं ले लेगा जी। खारिज दाखिल वरासत जहां 1500 500 200 400 रुपये में होती थी, आज विश्वास करिए इसी तहसील में बात कर रहा हूं वर्तमान की, 15,000 20,000 रुपये रेट फिक्स हो गया है। 200 रुपये जिस खारिज दाखिल के 200 रुपये लगते थे, 10,000 15,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। आप बताइए, अगर आपको अपनी ज़मीन नपवाना है, आप लीगल प्रोसीजर से हैं, आप कोर्ट जो है फीस भी पे कर रहे हैं, जो एक पे हो जो है सरकारी खजाने में जाता है 1,000 रुपये धारा 24 में, आप अगर उसको भी करा रहे हैं, एसडीएम के आदेश के बाद भी अगर कानून को लेखपाल को आप 10,000 15,000 उसकी जेब में नहीं डालेंगे तो वो नापने नहीं जाएगा, और नापने जाएगा जो पार्टी उसको 15-20 हज़ार दे देगी, उसकी तरफ से विपक्ष के उसमें वो जाके जो है 4 मीटर 5 मीटर बढ़ा देगा, एक तरफ बढ़ा देगा। और सबसे अगर हम तो वर्तमान समय में अगर सबसे ज़्यादा करप्ट व्यवस्था कहीं है तो वो तहसीलों में और थानों में है। यानी एक तरह से, माफ़ी चाहूँगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक तरह से ये कहना चाहते हैं सूबेदार जी कि जो ये देख रहे हैं परिस्थिति हालात, क्योंकि
पढ़े लिखे भी उस तरह से हैं, साथ ही तमाम चीज़ें देखते हैं समाज के अंदर। डीडीसी हैं, जैसा मैं पहले ही बता रहा था। और एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बता देता हूँ इस बात को कंप्लीट करने के पहले, कि इन्होंने पहले ही प्रयास में डीडीसी का चुनाव जीता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पे लोगों को 20-30 साल लग जाते हैं अपनी जान पहचान बनाने में, इन्होंने पहला प्रयास किया था और उसी में ये डीडीसी बन गए थे। इन्होंने भाजपा की सरकार के बारे में बात की। अगला सवाल हम चाहेंगे कि इसका भी जवाब आप दें। ये है कि साल 2027 के चुनाव को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या जो वर्तमान अलायंस है, जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ये सारे दल जो हैं, ये मिलकर के एक साथ हैं, क्या आपको लगता है कि वो चुनाव भी 2027 का विधानसभा का, वो भी साथ में इसी तरह मिलकर लड़ना चाहिए? उस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? एक पॉलिटिशियन होने के नाते, एक पार्टी के शुभचिंतक होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, हम थोड़ा सा समय लेके इसका जवाब देंगे आपको। इससे पहले हम अपनी बात कंप्लीट करना चाहेंगे। जो पुराना आपका सवाल था कि बीजेपी सरकार को लेके, तो हमने आपको बताया लोकल स्तर पे जो भ्रष्टाचार किस हिसाब से व्याप्त है। थानों पर जो है लोगों को ले आके बैठा लेते हैं, पैसा लेके छोड़ देते हैं, ठीक है जी। ये जहाँ पे किस मतलब कौन आता है, कौन प्रताड़ित होता है, कौन परेशान? गरीब तबके, पिछड़े लोग जी। बाकी बड़े लोगों को तो आप टच करेंगे तो आपको कानून बता के चले जाएंगे जी। परेशान सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गांव के असहाय, कमज़ोर, पिछड़ा तबका ही थाने आता है जी। और जब आता है तो उसको किस प्रकार से यहाँ निचोड़ के और कुछ नहीं करते हैं, खाली भेज देंगे, फिर कोई वाद विवाद होगा फिर उठा ले आएंगे, फिर 10-5 हज़ार लेंगे। ऐसे यहाँ पे धनुगाही का जरिया, धनुगाही का जरिया इस थानों में जो है चलता रहता है। और सरकार की बात आप प्रदेश स्तर करेंगे तो बेरोजगारी का जो आलम है जी, आए दिन छात्र, नौजवान किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है। कोई भी एग्ज़ाम बताइए, इनके कार्यकाल में, बीजेपी के शासन में आप कोई भी एग्ज़ाम बताइए, नीट से लेके पुलिस से लेके कोई भी एग्ज़ाम अभी तक फेयर नहीं हो पाया है। एग्ज़ाम देने बच्चे जाते हैं अंदर, उससे पहले जो है व्हाट्सएप पे पेपर खेला जाता है। क्या दूसरे कोई लोग नहीं खेलते? इन्हीं के लोग जो सिस्टम में हैं वही लोग ये करते हैं। और ये सरकार की मंशा है, ये तब होता है। पहले भी एग्ज़ाम होते थे इस तरीके से, इतने बड़े स्तर पर जो है छोटी मोटी चीज़ें 19-20 होती हैं तो वो सब क्षम्य होती हैं और उसको चलाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से बड़े स्तर पर जो है, अगर आप हमारे आपके गरीब पिछड़े तबके के बच्चे जो है इलाहाबाद एक 10x10 के कमरे में उसी में खाना बना के खाते हैं, किस हिसाब से जो है गार्जियन यहाँ किसान मजदूरी करके जो है 3,000, 4,000, 5,000 रुपये उनको भेजता है। तो गार्जियन जब भेजता है तब उसको उस 5,000 की व्यवस्था किस तरीके से वो करता है ये गार्जियन को पता है इस महंगाई में। जब वो भेजता है और एग्ज़ाम जब आता है पता लगता है बच्चा जो है उसको 2,000 रुपये दे के पटना कहाँ एग्ज़ाम होते हैं, जब भेज के जो है वहाँ एग्ज़ाम दिलवाता है और जब एग्ज़ाम दे के लौटता है बच्चा, पता लगता है पेपर लीक हो गया, पेपर बढ़ गया, इतना सर्कुलेट हो गया कि कोई उसकी जो है क्रेडिबिलिटी ही नहीं रह गई। तो आप समझिए उस गार्जियन और जो बच्चा जो है 3-3, 4-4 साल एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ा हो, रात दिन एक किया हो, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये सरकार इन सब चीज़ों को क्यों नहीं ध्यान देती? अगर आप कहते हैं कि हम देश को जो है विकास और जो है रोज़गार की ओर ले जा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आप देख रहे हैं हत्याएं इस समय रोज़ आप पेपर में देखिए। आपके लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय तो अमेठी में हत्याओं का अंबार लगा है। पर डे 2-4 हत्याएं पर डे अमेठी में हो रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है कि पर डे 2-3-4 हत्याएं अमेठी में हो रही हैं। और प्रदेश में किस हिसाब से लूट, घसोट, बलात्कार, भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी कोई जो है कोई अंकुश सरकार का नहीं है। और सरकार आपको बताएं, योगी बाबा साढ़ सब खा ही ले रहे हैं किसान जो है, किसानों की फसलों को। हाँ, ये तो हर तरीके से, ये तो काफ़ी बड़ी समस्या है। किसान, मजदूर, असहाय, गरीब, गुरगा सब परेशान है इस सरकार से। ये पूर्ण रूप से जो है सरकार एकदम फेल्योर है। और बात हम लोग आपके कुछ प्रश्न की करेंगे आगे गठबंधन की। तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व, हम जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोग चाहेंगे कि गठबंधन बना रहे जी। और पीडीए हमारा जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो सुपर हिट रहा। जो हम लोग पहले हमारी पार्टी जिनको पहले बढ़ावा देती थी, जो उनका विश्वास पार्टी के साथ था, विश्वासघात उन लोगों ने किया। जब उन्होंने विश्वासघात किया तो हमारा पीडीए का जो फार्मूला था, इस बार हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। और अभी तक
सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारी पार्टी 37 सीट लाकर जी। की है। और ये हम तो चाहेंगे गठबंधन चलता रहे, इंडिया गठबंधन अलायंस चले, और इंडिया अलायंस के साथ साथ हम लोग केंद्र में सरकार भी बनाएंगे, और आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। उसी हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश है, जो हमारे साथी जो हम देख रहे होंगे, अब ये मान के चलिए कि SC-BC जो भी लोग हैं, हमारे यादव समाज के जो भी लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का एक सख्त निर्देश है कि आप लोग अपनी भाषा, अपने लहजा, अपने बोलचाल पर इतना संयमित रहिए कि लोगों की आपकी बातों से ठेस न पहुँचे, दलित पिछड़ों को आपकी बातों से परेशानी न होने पाए। ये सब हमको ध्यान रखना है। हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ही है कि केंद्र में कब सरकार गिर जाएगी कोई पता नहीं है, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व काम है। हम लोग तो मान लीजिए छोटे नेता हैं भाई, प्रदेश में हम लोग काम करते हैं जी। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्या उन लोगों को मामला बनता है, जो बनेगा। हम लोग तो पार्टी की विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के साथ मरते दम तक रहना ही है। जी जी रहती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूबेदार यादव जी। कोई बात जो आप दर्शकों से कहना चाहें इस चैनल के माध्यम से, या अपने समर्थकों को कहना चाहें, या पार्टी के लीडर्स को, चाहे आप कार्यकर्ताओं की बात करें या समकक्ष लीडर्स की बात करें, या पार्टी लेवल पे कोई बात जो आप कहना चाहें आखिर में इस इंटरव्यू के लिए? देखिए, हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, हम लोग कहीं भी समाज में जाते हैं, कहीं भी उठते बैठते हैं, तो एक हम लोगों की हमेशा ये पीड़ा रहती है, और हम लोग हमेशा ये कहने का प्रयास करते हैं कि हमारे यूथ के लिए, क्योंकि यूथ आज जो गलत डायरेक्शन पर चल रहा है, बहुत सारी शिकायतें देखने को मिलती हैं, वाद विवाद लोगों के बहुत सारे आते हैं हम लोगों के पास। यूथ को आज समय है बेहतर शिक्षा ग्रहण करने की, वो बेहतर पढ़ाई करे, और उनके गार्जियन से अनुरोध रहता है मेरा कि बच्चे को देखिए, जो पीक पॉइंट है ये करीब 24 से 25 साल का, जो 24 साल तक की जो उम्र होती है, ये 15 से 24 की जी, ये सबसे बच्चों के लिए सबसे पीक पॉइंट होता है। अगर बच्चे इसमें, गार्जियन इसमें अपने बच्चों को संभाल जाते हैं, और बच्चे अपने को जो है समझ जाते हैं, तो बेहतर जो है रिजल्ट देते हैं। तो ज़रूरी है गार्जियन को लेके कि गार्जियन अपने बच्चों का ध्यान दें, और बच्चों को लेके बच्चे अपने भविष्य का ध्यान दें, क्योंकि अगर बच्चे अपने भविष्य का ध्यान देंगे तो हमारा प्रदेश बेहतर होगा, हमारा देश बेहतर होगा। जो हमारा मेरा भारत महान का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो वास्तव में फिट बैठेगा, क्योंकि यूथ ही, पूरा हिंदुस्तान यूथ ही है। तो यहाँ पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे सूबेदार यादव जी का, जो कि हमारे साथ इस लंबी बातचीत का हिस्सा रहे। अब इस वीडियो से हमें दीजिए विदा। मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र, कैमरे के उस तरफ है संतोष यादव। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखते रहें और ऐसे ही देखते रहें लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।